बिहार डीएलएड की तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग F3 के यूनिट फर्स्ट के तीसरे और चौथे टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला क्लास आ चुका है जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के पहले और दूसरे टॉपिक को क्लियर कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे और चौथे टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि है प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चे के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। और चौथा है बच्चे कैसे सीखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, उप अवस्थाएं एवं सीखना। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो चौथा टॉपिक है ये आपके सीटेट के सीडीपी का चैप्टर नंबर 16 है। बच्चों में सोचना एवं सीखना चैप्टर नंबर 16 है। तो पूरा नोट्स इस प्रकार से बनाया गया है कि आपका सीटेट सीडीपी चैप्टर नंबर 16 भी क्लियर हो जाए। एक तीर में दो शिकार हो जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ेंगे और पहला क्लास आप लोगों ने देख लिया है, नहीं देखा तो देखना नहीं भूलेंगे। और उसमें हम लोगों ने इस पजल को सॉल्व किया था। CMU आंगनबाड़ी बाल वाटिका CDPO DPO SMU को एक ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में सजाना था, है ना, जिसका आंसर इस प्रकार से है। CMU यानी कि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, SMU यानी कि स्टेट मॉनिटरिंग यूनिट, उसके नीचे DPO आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, उसके नीचे CDPO आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, उसके नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं, आंगनबाड़ी जो बाल वाटिका वगैरह है ये सारे आते हैं, है ना। हालांकि CDPO के नीचे सुपरवाइजर भी आते हैं, तो सुपरवाइजर एक माइनर कैटेगरी है तो इसीलिए उसको नहीं रखा गया। इकाई फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट सेकेंड हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आइए अब बढ़ते हैं टॉपिक 3 की ओर। प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चे के विकास एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का जो पड़ाव होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के मस्तिष्क का 85% भाग जो है वो विकसित हो जाता है। तो देखा जाए तो सबसे तेजी से विकास का क्रम इसी अवस्था में होता है। सीखने के दृष्टिकोण से यह अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह भी सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मूलभूत संख्या ज्ञान और साक्षरता नहीं है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, जहाँ 5 करोड़ जनसंख्या ऐसी होने वाली है जिसे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं है। तो इन सारी खामियों को दूर करने के लिए, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को लागू करने के लिए ECC की परिकल्पना की गई, है ना। तो अब हम लोग आगे ये समझेंगे कि इसका आगे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चे के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि इस अवस्था में बच्चे को पर्याप्त संसाधन मिल जाता है तो उसका चहुमुखी विकास होता है, अन्यथा उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर है। मारियो मोंटेसरी आप लोगों ने जाना पहचाना नाम है ना, सुना होगा मारियो मोंटेसरी का नाम। इन्होंने प्ले स्कूल की अवधारणा दी और बच्चों को खेल विधि के माध्यम से, गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने की वकालत की। तो मारियो मोंटेसरी का एक बुक भी आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ना, हालांकि पूरा बुक नहीं पढ़ना है। ग्रहणशील मन से, है ना, ग्रहणशील मन एक बुक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मारिया मोंटेसरी, इनका मानना है कि इंद्रियों के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। इंद्रियों के विकास के बाद ही, इंद्रिय यानी कि ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, है ना। तो उनका जो विकास है उसके बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। यदि इंद्रियों का उचित विकास ना हो तो बुद्धि का यथार्थ विकास नहीं हो पाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। बुद्धि का संपूर्ण विकास इंद्रिय विकास पर ही अवलंबित है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, बुद्धि कब विकसित होगी? जब हमारे इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे, हम अपने इंद्रियों को सही ढंग से काम कराना जानेंगे। तो जो 3 से 7 वर्ष की आयु होती है इसके बीच इंद्रिय शिक्षण की उपेक्षा की जाती है। यदि
तो बालक का बुद्धि बल पंगु बना रह जाता है। यदि 3 से 7 वर्ष के बीच इंद्रिय शिक्षण की उपेक्षा की जाती है तो बालक का बुद्धि बल पंगु बना रह जाता है। पंगु का मतलब कमजोर बना रह जाता है ना। अल्टीमेटली वो अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाता है, उसका आगे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है आगे की अवस्थाओं में। तो 3 से 7 वर्ष की अवस्था में ईसीसी की परिकल्पना इसीलिए की गई और इसमें जो चीज़ें शामिल की गई उससे इंद्रियों का विकास होगा, सूक्ष्म गति कौशलों का विकास होगा, साइकोमोटर डेवलपमेंट इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया। देखिए, शिशुओं का जो संपूर्ण विकास उसको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे अंग्रेजी में। व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, सामाजिक सोशल और संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, भाषाई विकास लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड सृजनात्मक विकास यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। तो ये 5 एरिया हैं, 5 भाग हैं जो शिशुओं के संपूर्ण विकास को वर्णित करते हैं और इन्हीं 5 के विकास का ध्यान रखना है पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यकाल में यदि बच्चों को समृद्ध परिवेश उपलब्ध करा दिया जाए तो उनमें ये सारे विकास उचित मात्रा में परिलक्षित होंगे और उत्तरोत्तर उनमें और निखार आता जाएगा। बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था में मिली सुविधाएं उनके जीवन को एक सकारात्मक रूप देने में अहम भूमिका निभाएगी। इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था में उचित देखभाल एवं शिक्षा की संकल्पना साकार रूप ग्रहण कर पाएगी और हम वास्तविक रूप में विकसित समाज को देख पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये परिकल्पना को समझना है कि ईसीसी की परिकल्पना क्यों की गई, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर। बच्चे कैसे सीखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, उपावस्थाएं एवं सीखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सीटेट के सीडीपी के चैप्टर नंबर 16 से संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसे पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के पुराने पैटर्न 10+2+3 को बदल दिया गया है और 5+3+3+4 कर दिया गया है। आप इसे याद कर लें। प्रथम 5 वर्ष का जो समय है वह पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ते हुए तैयार किया गया, ठीक है। प्रथम 5 वर्ष के लिए एक नए सिरे से शैक्षिक रूपरेखा की तैयारी की गई है जिसे ECCE कहा गया है। प्रारंभ के ये 5 वर्ष बच्चों के 3 वर्ष पूरा होने के साथ शुरू हो जाएंगे और 8 वर्ष तक चलेंगे। तो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की अवस्था के लिए ECCE का पैमाना लाया गया है और ECCE के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का महत्व दिया जाएगा, किन किन चीज़ों को सिखाया जाएगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रारंभ के इन 5 वर्षों का विशेष महत्व है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे सबसे तेजी से सीखते हैं। 5 वर्षों की अवस्था शैशवा अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। अतः एक शिक्षक को ECCE समझने के लिए शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के सीखने की विशेषताओं का पता होना जरूरी है और विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो जो बचपन की अवस्थाएं हैं इसके ऊपर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ भी फटाफट चर्चा करते चलते हैं। बचपन की अवस्थाएं, पहली अवस्था जो शैशवावस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष और इसे मोटे तौर पर 6 वर्ष तक माना जाता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था तो उसे 6 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 12 से 14, उसके बाद किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष तक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया है। मोटे तौर पर हम लोग शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था मानते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था की उपावस्था पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है। अब शैशवावस्था, सबसे जरूरी चीज़ है शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था के अंतर्गत ही ECCE को लाया गया है, ठीक है। तो शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है तथा शिशु जन्म के पश्चात मानव निर्माण की प्रथम अवस्था है। जन्म के पश्चात की सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था है, जहाँ पे बच्चे सोशल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं,
न्यूमैन ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ठीक है, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा कर ली है, तो अब एक ही बात को बार बार दोहराते रहना अच्छा नहीं लगता है। फ्रायड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी प्रथम के 4-5 वर्षों में की जा सकती है। और विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इन्हीं मनोवैज्ञानिकों का सारा देन रहता है सिद्धांत वगैरह। वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है ना। इन्फेंसी इज द आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग। वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होती है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो जन्म के समय एक शिशु का जो सामान्य वजन होता है वो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। यदि आपको पाउंड में वजन दिया जाए तो आप इसे याद रखेंगे 7 से 8 पाउंड तक वजन होता है, और 1 पाउंड बराबर 0.454 किलोग्राम होता है। सिर का वजन पूरे शरीर के वजन का 22% होता है, लगभग 1/4 हिस्सा सिर का ही होता है। तो मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो वहीं जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है। ठीक है, अब जानते हैं मानसिक विकास। तो जन्म के समय बच्चा कुछ मौलिक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है, यानी कि वो अपने जीवन में अपने सोशल इन्वायरमेंट से जो कुछ इंटरेक्शन करता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके अनुसार वो सारी चीज़ों को सीखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से कुछ जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम नहीं मिलने पर रोना, भूख की प्रवृत्ति, सर्दी गर्मी का अनुभव इत्यादि करता है। धीरे धीरे जब शिशु बड़ा होने लगता है उसके अंदर अन्य मानसिक विकास के साथ साथ सामूहिक विकास भी शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास भी होता है ना। प्रथम माह में शिशु स्पर्श की अनुभूति करता है और रोने एवं आंखों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में वो आवाज़ नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरे माह में मनुष्य की पहचान, शिशु जो है वो मनुष्य की पहचान आवाज़ पहचानने लगता है, और वो मनुष्य की आवाज़ और दूसरे आवाज़ में अंतर करने लगता है। आवाज़ की ओर सिर घुमाने लगता है। तीसरे माह में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ के दूर जाने पर वह रोने लगता है। चौथे माह में बच्चे का गत्यात्मक विकास परिलक्षित होने लगता है। मोटर डेवलपमेंट, चीज़ों को पकड़ना, हाथों को मुंह में लेकर के चूसना, अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेकर के चूसना, ये सब मोटर डेवलपमेंट के लक्षण है। ठीक है, छठे माह से वह अपने घर के सदस्यों को भी पहचानने लगता है। जो घर के नज़दीकी सदस्य हैं, जो बच्चे के संपर्क में लगातार रहते हैं, उन्हें वो पहचानने लगता है। सामयिक विकास भी छठे महीने से परिलक्षित होने लगता है। रोना, डरना, क्रोध करना इत्यादि संवेदों का प्रदर्शन वह करने लगता है। बच्चों में सोचना एवं सीखना। अब यहाँ से सीटेट का सीडीपी चैप्टर नंबर 16 शुरू हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे बिल्कुल एक एक पॉइंट को गौर से देखेंगे। सोचना, सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, स्मृति का मतलब रिमेम्बरेंस, याद करने की जो क्षमता होती है, रिकॉल कैपेसिटी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, अनुमान करना, है ना, इमेजिन करना, कल्पना, इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब बालकों में सोचने की प्रक्रिया कई आधार पे होती है, जैसे प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। जो वस्तुएं वो अपने सामने देख रहा है उसके बारे में उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आएंगे, उसके कलर को लेकर के, उसके टेस्ट को लेकर के, उसकी आकृति को लेकर के, है ना, बहुत सारे उसके मन में थॉट आएंगे और वो अपने थॉट्स को बताता भी है बच्चा। तो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। दूसरा है कल्पना के आधार पर सोचना, इमेजिन करके सोचना। बहुत सारे किस्से कहानियों को जब बच्चों को सुनाया जाता है तो वे अपने मन में कल्पना करते हैं और उसके आधार पर अपना थॉट बनाते हैं। तीसरा है प्रत्ययों के आधार पर सोचना,
बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर सोचना है। प्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद है तर्क के आधार पर सोचना। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है, उनमें तर्क करने की क्षमता आती है, तो वे तर्क करके सोचने लगते हैं। तर्कना के आधार पर सोचने का दो पार्ट है, निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव डिस्कशन। इसके बाद है अनुभव के आधार पर सोचना। अपने जीवन में बच्चों का जिस प्रकार का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, विभिन्न चीज़ों के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पर वे अपना अलग थॉट बनाते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को लेकर के, मौसम के प्रति, सबको अपने अनुभव के आधार पर वे सीखते हैं और सोचने की प्रवृत्ति उनमें डेवलप होती है। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। अपनी रुचि के अनुसार वो चीज़ों को पसंद नापसंद करते हैं, अपनी जिज्ञासा के अनुसार वो चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब के आधार पर सोचना। इसके बाद है अनुकरण के आधार पर सोचना। बड़ों का अनुकरण करके भी वे सोचते हैं। अब है बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना, हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न। तो सीखना जो है उसे एक और नाम से जाना जाता है अधिगम, लर्निंग। तो सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, लाइफ लास्टिंग प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम की परिभाषा को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अभ्यास, अनुभव और प्रयास के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी। फ्रेंडसन के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। जब व्यक्ति के अनुभव में, जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो उसे ही सीखना कहते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। मुख्य रूप से सारे परिभाषाओं का सार एक ही है। पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो एवं क्रो ने कहा, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने में समर्थ बनाती है। तो इस प्रकार से अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। अब आप इससे समझ लें, अधिगम दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक अधिगम होता है, एक अनौपचारिक अधिगम होता है। ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तो वह बिजली के झटके से बचने के लिए ऐसे शरण स्थल पर छुपता है जहाँ पे बिजली का चांस जो है वो कम हो, है ना, बिजली से वो बच सके, ऐसे शरण में वो जाता है। तो ये वो अपने अनुभव से वो सीख रहा है, किसी ने उसे बताया नहीं, वह अपने अनुभव से सीख रहा है। ठीक है, पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन से सीख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही सीख जाते हैं, इसे हम औपचारिक अधिगम कहते हैं। एक होता है औपचारिक अधिगम जो हम स्कूल कॉलेज में जाकर के सीखते हैं। तो सीखने का मतलब यही होता है कि जब हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए तो उसे सीखना कहते हैं। अब बच्चों में सीखने के कुछ नियम हैं जिसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिए। कुछ नियमों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है तत्परता का नियम, और तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अनुसार यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो वे उसे शीघ्र सीख लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, यदि बच्चा रेडी है तो वह चीज़ों को सीख लेगा, नहीं रेडी है नहीं सीख पाएगा, सीधी सी बात है। अगला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसका नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया, और उन्होंने कहा कि यदि बालक किसी कार्य को बार बार करता रहे तो वह उस काम में निपुण हो जाता है ना। अन्य बालकों की अपेक्षा वह उस काम को ज़्यादा शीघ्रता से कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गैराज में कुछ बच्चे काम करते हैं, तो जो बच्चे गैराज में काम करते हैं वह मैकेनिज्म जान लेते हैं, गाड़ी को ठीक करना सीख लेते हैं, और उनके ही उम्र के दूसरे बच्चे को अगर दे दिया जाए जो उस काम को नहीं करते रहे हैं तो वहाँ पे वे बच्चे उस काम में निपुण नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस काम को बार बार किया जाता है जिस बच्चे के द्वारा, उसमें अधिगम जल्दी आ जाता है उन बच्चों की अपेक्षा जो अभ्यास नहीं करते हैं। तो पढ़ाई में भी ये बात लागू है। जिस विषय को बच्चा अगर बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ बच्चों का मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, इसका कारण ये होता है कि वे घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं,
टीचर्स भी उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करने से उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। वहीं दूसरे जो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं या नहीं करते हैं, वे गणित में कमज़ोर हो जाते हैं। किसी भी विषय की बात कर लें आप, गणित ही हो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी विषय हो, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो विषय आपका कमज़ोर हो जाएगा। अगला है प्रभाव या संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। यह नियम भी थॉर्नडाइक का ही है। इसके अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हितकर हो, है ना, या फिर जिससे बालक को सुख और संतोष मिलता हो। कुछ ऐसा काम किए जिसमें मज़ा आए, कुछ ऐसा काम किए जिसका परिणाम आपके पक्ष में हो, तो इसे ही प्रभाव या संतोष का नियम कहा जाता है। और बच्चे ऐसे काम को बार बार करना चाहते हैं, इसीलिए पुरस्कार का नियम, पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा गया है। इसमें बच्चा अगर क्लास में कविता सुनाता है तो हम उसे टॉफ़ी दे देते हैं, कुछ प्राइज़ दे देते हैं, ताकि अन्य बच्चे प्रभावित हों और वे भी उनके तरह प्रैक्टिस करें और पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करें। तो एक नियम दे दिया गया इस प्रकार से। अगला है सीखने का प्रबलन सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल ने किया था। और इनके अनुसार सीखने के आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जो सीखने का आधार है वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। कहा गया है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यह सिद्धांत भी उसी की ओर इशारा करता है कि जब आवश्यकता होगी बच्चों को, और यदि उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाती है, तो वे खुद से उसमें रुचि लेंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन ये काफ़ी कम बच्चों में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि कुछ ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसे सवाल किए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं इसकी जानकारी हासिल करूंगा, और उन्होंने अपने जीवन में आगे चल करके काफ़ी उस पर रिसर्च किया और कई सिद्धांत दिए। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उन्होंने बचपन में सेब को नीचे गिरते देखा था, और एट ए टाइम उनके दिमाग में सवाल आ गया कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, और इसका जवाब किसी के पास उस टाइम पे नहीं था। तो उन्होंने खुद से रिसर्च किया और बहुत सारे सिद्धांत दिए, है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने बचपन में पूछे गए सवालों को ही आधार बनाए रखा और बाद में जा चल करके बहुत सारे इन्वेंशन किए। तो यह सिद्धांत उसी की ओर इशारा करता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे F3 का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पहला और दूसरा क्लास मिला करके यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।